है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हम बात करने वाले कोरोना वैक्सीन के दावों को लेकर। आज मुंबई साउथ सेंट्रल कांग्रेस के प्रभारी राजेश सिंह जी और डॉक्टर इमरान तड़वी जो 12 वर्षों से फार्मास्यूटिकल में रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है। स्वागत है इमरान जी आपका। शुक्रिया। तो सर मैं पहली शुरुआत करता हूँ राजेश सिंह जी से, क्योंकि आजकल ये मुद्दा साइंटिफिक कम और पॉलिटिकल ज्यादा बन गया है। बीजेपी ने जब से घोषणा की है कि बिहार में अगर हम जीतेंगे तो वैक्सीन फ्री मुफ्त देने जा रहे हैं सर बिहार में। अगर कोरोना काल में अगर इलेक्शन जीतते हैं तो क्या निष्कर्ष निकाले सर? बाकी राज्यों को खरीदना पड़ेगी वैक्सीन? मुश्ताक भाई, हमको आश्चर्य होता है इस पूरे देश में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार लाई है या नरेंद्र मोदी जी को जिताया है या बीजेपी को केंद्र की सत्ता में पहुंचाया है, तो बाकी के देश के लोग दुश्मन है क्या? बिहार में वो बोल रहे हैं कि बिहार में हम जो है वैक्सीन फ्री में देंगे, तो बाकी लोग जो है बीजेपी के तो दुश्मन है नहीं। या बीजेपी हो सकता है कि अपना दुश्मन मानती हो और या तो ग्राहक मानती हो, उनको मुफ्त में देगी, बाकी के लोगों को ग्राहक बनाएगी। तो ये हो सकता है। और इस चीज का कांग्रेस उनके उन लोगों के इस मंतव्य का या जो है इलेक्शन पीरियड में वो इस तरह से जुमला फेंकने का जो उनका तरीका है, उसका हम जो है कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। वैक्सीन मिलना चाहिए, देश के प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए और फ्री मिलना चाहिए। इसके लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि हम जीतेंगे तो फ्री देंगे या हारेंगे तो नहीं देंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पोलियो वैक्सीन कांग्रेस ने पूरे देश में यूनाइटेड नेशन का जो हेल्थ काम करने वाला जो संगठन है उसकी मदद से पूरे देश में फ्री में देश के बच्चों को पोलियो का, नागरिकों को पोलियो का वैक्सीन दिया। तो अगर इस तरह से पार्शलिटी की होती या तो चुनाव में जो उनको वोट, कांग्रेस को वोट दिए उनको वैक्सीन दी होती, या जो वोट नहीं दिए उसको वैक्सीन दी होती, तो ये तो शुरू से विरोध कर रहे थे आरएसएस और बीजेपी के लोग थे, ये इनको वैक्सीन नहीं दी, आड़े टेढ़े घूम रहे होते। जी सर, आप समझ रहे हैं? तो पार्शलिटी नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा। लेकिन मेरा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जिस वैक्सीन की बात हो रही है, क्या वैक्सीन है भी कि नहीं है, या वैक्सीन कितनी दूर? वैक्सीन अभी नहीं है, वैक्सीन तो हवा में है। वो शेख चिल्ली वाली पोजीशन है कि वो लेके जा रहा था किसी के यहाँ पहुंचाने के लिए, तो कि उसको उससे ये मिलेगा, मजदूरी मिलेगी तो अंडे मिलेगा, तो उसमें से चूजे आएंगे जो है, और मुर्गियां होंगी तो अपनी शादी करेगा, बच्चे होंगे तो झगड़ा करेगा। और इसके बाद मतलब जोर से झगड़ा किया और वो तो उसका सामान था। के साथ मैं इमरान जी के पास जाना चाहूंगा, वैक्सीन सर है या अभी उसको बहुत टाइम बाकी? रिसर्च का क्या हाल है सर? रिसर्च कहाँ तक पहुंची है? 15 अगस्त पे मोदी जी ने सीना तान के कहा था कि तीसरे चरण तक पहुंच गई है वैक्सीन। तीसरा चरण अभी तक हम समझे नहीं है कि तीसरा चरण होता क्या है। थोड़ा आप हमें भी बताइए, हमारे दर्शक भी इसके बारे में समझ सके कि चरण क्या क्या होते हैं इस तरह के। रियल में कहाँ तक पहुंची है, क्या हम उम्मीद करें कि जल्दी मिलने वाली है हमें? जी बिल्कुल, आपके इस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया सबसे पहले। और मैं पॉलिटिकल से ज़्यादा साइंटिफिक में तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए मुश्ताक जी, इसमें कैसा है कि दो चीज़ें होती है, एक होती है डिस्कवरी और एक होती है कॉपी करना, जेनेरिक। तो डिस्कवरी के लिए अक्सर टाइम लगता है।
उसमें ज्यादातर रिसर्च होती है, रिसर्च के अंदर बहुत सारा टाइम स्पेंड करना होता है, बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं उसके अंदर। और एक होता है कॉपी जेनेरिक बनाना, जो बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और वैक्सीन का मैं आपको एक बैकग्राउंड से थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हमारे आपके जो गेस्ट है और आपको भी उनके बारे में, कि वैक्सीन क्या एग्जैक्टली क्या होती है। वैक्सीन के अंदर जो बैक्टीरिया या फिर वायरस जिसकी जो डिसीज रिस्पॉन्सिबल है, उसी बैक्टीरिया और वायरस को मार के या फिर अधमरा छोड़कर उसी वैक्सीन को वैक्सीन में कन्वर्ट करके बॉडी में दिया जाता है, ताकि बॉडी के अंदर जो हमारे फाइटर्स है, जो लड़ने वाले फाइटर्स, वो उसको आइडेंटिफाई करे कि ये एक नया फॉरेन चीज हमारे पास आई है और उसके अगेंस्ट में एक फोर्स बनाए, तो वो एक फोर्स बनाते हैं और उससे लड़ा जाता है। तो ये एक जनरल रफ आइडिया है वैक्सीन के बारे में। और रहा सवाल आपका जो है अवेलेबिलिटी का, ये जरूर ये वैक्सीन बन रही है और पूरे दुनिया में 100 से ज्यादा कंपनियां जो है WHO के वेबसाइट के हिसाब से वैक्सीन बना रही है। और हमारे देश में डॉक्टर रेड्डीज ने रशिया की गवर्नमेंट और वहाँ की फार्मा इंडस्ट्री से टाइप भी किया है फेज 3 ट्रायल्स के लिए। और आपका मैं जो चरण की बात कर रहे थे आप, पहला दूसरा तीसरा चरण, इस चरण के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फेज 4 फेजेस होते हैं कोई भी क्लिनिकल रिसर्च के, क्लिनिकल ट्रायल के। फेज 1, तो फेज 1 के अंदर जो होता है वो 20 से लेकर तो 100 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सब्जेक्ट जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ह्यूमन सब्जेक्ट। फेज 2 के अंदर वही 100 से 300 लोगों का पॉपुलेशन हो जाता है। बट फेज 3 एक ऐसा फेज है जहाँ पर 300 से लेकर 3000 लोगों के आसपास जो है टेस्टिंग होती है ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर। तो इमरान जी, आपने बताया कि थर्ड फेज के बाद 30,000 के ऊपर लोगों की टेस्टिंग हो जाती है, बराबर? मैं सही समझ रहा हूँ? थर्ड फेज के अंदर जो हेल्दी सब्जेक्ट का जो पॉपुलेशन होता है वो 300 से लेकर 3000 के आसपास होता है। तो इस टेस्टिंग का एनालिसिस करना, इनको डोज करना, इनका ब्लड सैंपल लेना, इसका एनालिसिस करना, फिर इसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना, इसमें अच्छा खासा टाइम चला जाता है। और कभी कभी इस दौरान अगर कोई सब्जेक्ट अंदाजन मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, कितना टाइम जाता है तीसरे चरण में? तीसरे चरण में अंदाजन आप 1 साल के आसपास भी लगता है कभी कभी। लेकिन अगर सब रिजल्ट्स अगर कॉपरेट किए सारे सब्जेक्ट्स हैं और अच्छे से रिजल्ट्स आए तो होपफुली फेज कंप्लीट होने की संभावना है। अच्छा जी, जो हमारे देश का जो स्टेटस है आज की तारीख में, हम लोग तीसरे चरण में हैं या चौथे चरण में हैं? एक्चुअली हमारे पास जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो उनका थर्ड फेज के अंदर ट्रायल चालू है। और हमारे देश की कंपनी एज वेल एज जो बाहर के MNCs है वो भी ट्रायल्स ले रही है। तो हमारे फॉर एग्जांपल हमारे देश की कंपनी भारत बायोटेक जो कि वैक्सीन के लिए लगी है बहुत दिनों से, और उनका अंदाजा है कि वो 2021 के Q1 या Q2 तक लॉन्च कर लेंगे। जी अच्छा सर, मैं आ जाता हूँ कॉस्टिंग के ऊपर, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। जब भी वैक्सीन बनेगी इसकी अंदाजन कीमत क्या हो सकती है? क्योंकि जैसे कि मैं देख रहा हूँ ना, रेमडेसिविर US ने एक मेडिसिन को अनुमति दी है, अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख रुपए एक खुराक की कॉस्टिंग बताई जा रही है, मतलब पूरे कोर्स की कॉस्टिंग बताई जाती है इंडियन रुपीज में। तो इस वैक्सीन का क्या अंदाज आपको लगता है? अनुमान पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आप भी इस स्थिति में नहीं होंगे कि एग्जैक्ट कॉस्ट बताएं। आपने सही पहचाना। मैं भी आपको एक एग्जांपल देख के शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि 1998 में रोटा वायरस आउटब्रेक हुआ था। तो उस रोटा वायरस का वैक्सीन आज भी बच्चों को दिया जाता है, छोटे बच्चों को। तो आज के डेट में उस वैक्सीन का कॉस्ट है तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपए। तो अभी कॉस्ट जनरली इन्वॉल्व होती है कि कंपनी को जहाँ डिस्कवरी में, रिसर्च में, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी खर्च आया, तो उस सारे चीजों को एस्टिमेट करके एक पर्टिकुलर कॉस्ट डिसाइड होती है। यहाँ पे अब हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं कि एक तो पब्लिक खुद उसको खरीद के खाए या पिए, क्योंकि अगर खुद से खरीदने जाएंगे तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। या फिर दूसरी चीज आती है गवर्नमेंट के ऊपर, अगर गवर्नमेंट को सब्सिडाइज्ड रेट में अगर हमें प्रोवाइड करे
तो गरीब से गरीब लोग भी शायद उसको अफोर्ड कर पाए। तो आज के डेट में मुश्ताक साहब उसकी प्राइस बताना मतलब सही नहीं है, या फिर नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसका कुछ मार्केट में आ नहीं रहा है एस्टिमेट। बट रफली आप जो है 5,000 से लेके तो 25,000 के बीच में एक रफ मैं आपको अंदाजा बता पाऊंगा जी, विदाउट सब्सिडी, गवर्नमेंट की विदाउट सब्सिडी। जी राजेश सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ। मुझे इस सब्जेक्ट पे मुझे ये कहना है कि अब जो है जनता को फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन हमको शक है कि जनता को फ्री में जो है ये वैक्सीन मिलेगा, क्योंकि मोदी जी स्टेज से कहते हैं कि उनके खून में व्यापार है। दूसरी बात कैसी है कि अभी आपने सुना होगा जब कोरोना अपने जो है स्टार्ट हुआ था और 1-2 महीने बाद ये जो है अखबारों में भी आया था और बहुत सारी मतलब मीडिया के माध्यम से बात पता चली थी कि जो है वैक्सीन जब आएगी तो जो है मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है वो जन जन तक इस वैक्सीन को पहुंचाएगी। ये बात शायद आपको भी कहीं ना कहीं से पता चली होगी, हमको भी पता चली थी। तो अगर रिलायंस कंपनी ये वैक्सीन पहुंचाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो है मुनाफाखोरी तो होगी, और अगर मुनाफाखोरी होगी तो जनता को 5,000 की वैक्सीन जो है वो 5,000 में मिलेगी कि 25,000 में मिलेगी कि 1 लाख में मिलेगी, ये तो फिर मोदी जी ही तय करेंगे और वो कंपनी तय करेगी। थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं। अगर एक वैक्सीन की कीमत पे अगर 1 रुपया भी बढ़ता है तो 130 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी को होगा, जहां तक मेरे कैलकुलेशन के बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो है, क्योंकि मोदी जी जो हैं, मोदी जी चुन के आए हैं और उन्होंने आते ही ये बोला था कि भाई मैं तो व्यापारियों के साथ हूं। उन्होंने भरे मंच पे ये बातें कही थी, कोई हवे में मैं नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं व्यापारियों के साथ हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सेना से ज्यादा रिस्क हमारे व्यापारी लेते हैं, ये भी उन्होंने ही कहा था। दूसरा जो है उन्होंने ये भी कहा था कि उनके खून में व्यापार है। तो अगर वैक्सीन का व्यापार हो गया तो इस देश के लिए खतरा है। वैक्सीन का व्यापार नहीं होना चाहिए, भले ही उनके खून में व्यापार हो। ये वैक्सीन जो है ऐसे पूंजीपति, मैं तो पूंजीपति नहीं कहूंगा, ऐसे धनपशुओं के हाथ में नहीं जाना चाहिए जो कि पूरे देश की संपदा को लूट रहे हैं। ये वैक्सीन जो है कल्याणकारी राज्य के हाथ में होना चाहिए, जनता के कल्याण के लिए इसको जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोग अभी मर रहे हैं, शायद आपको भी पता होगा। हमारे पदाधिकारी यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट के फादर आज एक्सपायर हो गए, उनकी भी जो डेथ हुई है कोरोना हुई है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ डॉक्टर साहब है, वो बता सकते हैं, मैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं। व्यापार है उनके हाथ ये सिग्नल, और ऐसे लोगों के हाथ में न लगे जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो इस देश को के कल सरकार आ जाए कि आप मुझे वोट दोगे और मैं जीत के आऊंगा तो आपको फ्री में वैक्सीन दूंगा, ऐसी शर्त रखने वाली सरकार उस समय न हो। ये मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि जो है ऐसी सरकार उस समय न हो जब वैक्सीन आए। नहीं तो इस देश की जनता की अभी हालत खराब है, क्योंकि कोरोना ये जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, इस महामारी ने तो वैसे ही जो है देश की जनता की आर्थिक स्थिति या देश की जनता को बदहाली के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। तो वैक्सीन के लिए वो जो है मतलब उनके पहुंच से दूर न रहे, वैक्सीन तक उनकी पहुंच रहे, ऐसी व्यवस्था हो पाए। जी, मैं आज के सिचुएशन पे जाना चाहूंगा सर। ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं। कोरोना वैक्सीन अभी बनी नहीं है, बननी बाकी है। उस पर दावे वादे जो भी हो रहे हैं वो तो राजनीतिक इशू है। मैं डॉक्टर तडवी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर, अभी जैसे कि वैक्सीन नहीं है, कोरोना का कोई इलाज है नहीं अभी मौजूद, तो फिर हम किस तरह के लाखों का बिल देख रहे हैं लोग जब एडमिट होते हैं? मैं आपका सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले जो हमारे मेहमान है उनका एक सवाल मैं देखा कि
व्यापार के बारे में, तो थोड़ा सा मैं उस पर स्ट्रेस देते हुए कहना चाहूंगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैं भी एक 10-12 साल से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ, रिसर्च में काम करता हूँ। तो जो कॉस्ट आती है एक फार्मा कंपनी को हर एक प्रोडक्ट के बारे में बनाने के लिए, स्टार्ट फ्रॉम उसके रिसर्च से लेके तो मार्केट में लॉन्च करने तक, तो वो बहुत बहुत हाई कॉस्ट होती है। तो उस कॉस्ट को रिकवर करना उस कंपनी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। पॉलिटिकली तो मुझे पता नहीं, बट अगर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है, अगर वो इस वैक्सीन को सब्सिडाइज रेट में अवेलेबल करा दे तो हमारे देश का गरीब से गरीब उसका फायदा उठा पाएगा। और उम्मीद है हमारी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द वो अभियान चलाए और वैक्सीन लॉन्च अगर हो जाए तो सबको उसका बेनिफिट मिले। और हाँ, अभी आपका सवाल कि अभी तो मेडिसिन तो है नहीं, कैसे? एक सेकंड इमरान जी, राजेश सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए राजेश सिंह जी। मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि जो अब अगर जो रिसर्च करके कंपनियां जो मेडिसिन लाएंगी या जो वैक्सीन लाएंगी, उस वैक्सीन को मुफ्त में अगर सरकारें ले लेंगी तो कंपनियों का भट्टा बैठ जाएगा। मेरा ये कहना है डॉक्टर साहब कि कल्याणकारी राज्य का मतलब ये है कि सरकारें जो है उन कंपनियों से वैक्सीन परचेस करें, क्योंकि उनके पास फंड है, हेल्थ के लिए उनके पास फंड रहता है, या वो हेल्थ के लिए जनरल पब्लिक एट लार्ज हेल्थ के लिए जो है वो उनको फंड अवेलेबल कराएं और कंपनियों से परचेज करके और जनता को फ्री अवेलेबल कराएं। क्योंकि आज जो निचले पायदान में लोग हैं वो रोटी के लिए मोहताज है, तो वैक्सीन की व्यवस्था वो कहां से कर सकते हैं? 5,000 कहां से लाएंगे? जिनके पास 100, 200, 300 रुपए पे जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो कहां से 5,000 या 25,000 लाएंगे? वो नहीं ला सकते। तो इसलिए ये राज्य सरकारों का काम है, ये कल्याणकारी राज्य का काम है कि वो एक बजट निर्धारित करे, उससे जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी से वो वैक्सीन या वो मेडिसिन परचेज करे, जिससे कि कोरोना की रोकथाम की जा सके या प्रिवेंटिव टीकाकरण हो सके, लसीकरण हो सके, तो उसके लिए वो परचेज करे। हम ऐसा नहीं कह रहे डॉक्टर साहब कि कंपनियों से वो सरकारें लूट लें वैक्सीन और लूट के जनता को दे दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि तब जब हमारी कंपनियां ही नहीं रहेंगी तो आगे अगर इस तरह की महामारी आएगी तो हमें बचाएगा कौन? तो कंपनियों का हमको नुकसान नहीं करना है, सरकारों को कल्याणकारी राज्य बनना चाहिए। कल्याणकारी राज्य के तहत उनको एक बजट निर्धारित करना चाहिए, उसकी बजट की व्यवस्था करनी चाहिए और जनता को, सभी जनता को मुफ्त दे। क्यों जो बिहार में सिर्फ वोट देंगे, जो है बीजेपी को वोट देंगे, उन्हीं को मुफ्त दिया जाएगा? महाराष्ट्र के लोग क्या जो है दुश्मन है, या राजस्थान के लोग या उत्तर प्रदेश के लोग दुश्मन तो नहीं है? उत्तर प्रदेश में भी तो बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में उन्होंने जबरन जो है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। तो मध्य प्रदेश की जनता दुश्मन तो है नहीं। जी, सबको मिलना चाहिए ना, अगर फ्री में वैक्सीन देना है तो सबको दे। जी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि कंपनियों का नुकसान न करे, सरकार बोझ उठाए, क्योंकि सरकार बोझ उठाए, क्योंकि उन्होंने खर्च करे और जनता तक। मुश्ताक जी, उन्होंने फ्री में देने की बात की है, तो हम भी तो यही चाह रहे हैं कि पूरे देश को फ्री में मिले। तो फ्री में देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनियों से लूट के दें फ्री में, तो हम तो ये करने नहीं देंगे। हमको तो हमारी कंपनियां भी जिंदा चाहिए, हेल्दी चाहिए कंपनियां, क्योंकि वो हेल्दी रहेंगी तो आगे जो है बीमारियों से लड़ेंगी, या बीमारियों के लिए हमारे लिए वैक्सीन तैयार करेंगी या मेडिसिन रिसर्च करके तैयार करेंगी। हम नहीं चाहते कि वो लूट जाए और खाली हो जाए, फिर दोबारा जो है कोई रहे ही ना। जी, अभी मैं आता हूँ मैं इमरान तड़वी जी के पास। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए, वैक्सीन की बात हो रही है 5 से 25,000 के बीच में, एक एस्टिमेट, तो ऐसा हम अंदाज पे नहीं जा रहे, 25 का 50 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, या 5,000 का 2,500 भी हो सकता है। एक आपके अनुमान के हिसाब से हम चल रहे हैं 5 से 25,000, ठीक है। अगर 5 से 25,000 में बीमारी का खात्मा देख रहे हैं हम लोग, आज हम लोग देख रहे हैं लोगों का लाखों का बिल आ रहा है सर अस्पताल में, जबकि कोई इलाज ही मौजूद नहीं है उस बीमारी का। ऐसा क्यों नजर आ रहा है सर हमें?
जी एक्चुअली मैं थोड़ा आपके सवाल पे आता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हमारा एक ऑप्शन है डायरेक्ट खरीद ले या फिर एक सब्सिडाइज रेट में ले ले। तो सब्सिडाइज रेट में अगर अवेलेबल करे गवर्नमेंट तो ओके, और या फिर गवर्नमेंट फ्री में दे तो भी ओके। बट इस पे ऐसा ना हो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे लोड आए, ताकि कुछ अंडर प्रेशर हम अवेलेबल तो करा दे, बट ना हुई तो इंडस्ट्री के ऊपर भी लोड है। रहा सवाल अभी आपका कि इलाज तो है नहीं, बट बिल कैसा बन रहा है और क्या करे उसके ऊपर। तो कमर्शियलाइजेशन की बात है मुश्ताक साहब, मैंने पर्सनली बहुत सारे केसेस सुने हैं, बातचीत हुई मेरी, तो उसमें मालूम पड़ा है कि 2 से 3 लाख एक एवरेज बिल आता है हर कोविड पेशेंट का। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब कोविड का पेशेंट एडमिट होता है तो उसको एक कंप्लीट आइसोलेशन, एक सेपरेट एरिया लगता है, और हर एरिया के साथ साथ उसके सारे अरेंजमेंट्स आते हैं, सेपरेट गाड़ी से लेके तो सेपरेट मशीनरी, सेपरेट मेडिसिन, हर चीज सेपरेट करना पड़ता है। उसमें एक हॉस्पिटल का एक रफली 50-60 हजार रुपए का एक खर्चा उसके अंदर एक्सपेक्टेड रहता है। अभी जब 8-10 दिन अगर पेशेंट बीमार है, एडमिटेड है हॉस्पिटल में, तो एक नॉर्मल रेट जो होते हैं रूम्स के वगैरह के, वो हिसाब से 30-40 हजार रुपए बेडिंग का और रूम का रेंट है, तो 1 लाख रुपए के आसपास एक रफली खर्चा जाता है, और 50,000 मेडिसिन का। तो 1 to 1.5 लाख तक बिल आना ये एक जनरल बात है, साहजिक है, उसको बोलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसके ऊपर जाना तो थोड़ा सा एक 2 चीजें आती है। एक तो वो जाता है टुवर्ड्स कमर्शियलाइजेशन, या फिर वो टुवर्ड्स जाता है कि प्रीमियम चीज, यानी जैसे बड़े लोग होते हैं और मोर फैसिलिटेड चीजें होती लेने के लिए कोशिश करते, तो वो मोर फैसिलिटी के चक्कर में वो बिल जो है 2-3 लाख के ऊपर चले जाता है, वो उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो 1 से 1.5 लाख या 1.25-2 लाख तक बिल आना एक नॉर्मल सी बात है। और रहा सवाल इलाज का, इससे पहले भी मैं बताया था कि हमारी पूरी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर कोरोना से फाइट करने के लिए, और अभी फिलहाल एज सच एंटीवायरल ड्रग्स कैटेगरी में कोरोना के अगेंस्ट में प्रूवन हर लेवल के लिए कोई भी ड्रग नहीं है, बट रेमडेसिविर और 1-2 एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं लो से लेके तो मिड मॉडरेट लेवल के पेशेंट्स तक, बट सीवियर पेशेंट्स के अंदर वो ड्रग काम नहीं करते। तो इन ड्रग्स का मार्केट में अवेलेबल रहना, इनके इंजेक्शन फॉर्म अवेलेबल रहना, उसके अंदर भी बहुत सारा एक्सपेंडिचर है और बहुत सारा मार्केट में स्केर्सिटी है। तो जहां तक मैंने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अवेलेबल होना आज के डेट में थोड़ा सा टफ हो गया, और स्केर्सिटी की वजह से हर पेशेंट तक वो इंजेक्शन रेमडेसिविर पहुंच नहीं पा रहा है। फिर भी फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सारी मुहिमें ऐसी चल रही है, ऑनलाइन टोल फ्री नंबर अवेलेबल कराना और वो चीज पहुंचाने की कोशिश हर फार्मा इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो उसके लिए पूरे प्रयास कर रही है। मैं समझ रहा हूँ सर, आप राजनीतिक विषय पे जो है सीधे जाना नहीं चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, रेमडेसिविर मार्केट में इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। जिसको भी उसकी जरूरत है उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है, उसके पास सारी चीजें हैं, बट उसके लिए रेमडेसिविर लाना इतना आसान नहीं है, अगर पैसे उसके पास है तब भी। ये एक वस्तु स्थिति है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, भले ही आप इससे चाहे इनकार करें, मगर ये वस्तु स्थिति है, ये आप जानते हैं। मैं बराबर कह रहा हूँ सर इमरान जी? बराबर कह रहे हैं, मैंने भी बताया कि इसकी स्केर्सिटी है, दुष्काल है, उसका मार्केट में कम मिल रही है। तो अभी आज हमने देखा है पीछे भी, जब ये वायरस आया था तो मास्क अवेलेबल नहीं थे, डेटॉल अवेलेबल नहीं था, हैंड वॉश नहीं मिल रहे थे बाजार में। जब वैक्सीन आएगी तो उसके लिए कितनी मारामारी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? क्या हमारे पास देश में चैनल है 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का? देखिए, हमारे देश के अंदर हमारे पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में हमारा देश फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए और उसके सप्लाई चेन के लिए जाना जाता है, और हमें उस चीज का बहुत प्राउड है। और अमेरिका भी बीच में हमारे से मेडिसिन लेने में बहुत सारी कोशिश कर रहा था। तो जो आप सप्लाई चेन और नेटवर्क चैनल की जो बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि जो भी टैबलेट आप एक नॉर्मल मेडिकल पे खाते हैं तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आती है। तो चैनल सब सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है, बस यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कितने यूनिट पर डे मैन्युफैक्चर हो पाएगा सो दैट हम पूरे हमारे देश के 130 करोड़ पब्लिक को कवर कर पाए। और जहाँ तक कि अंदाजा है कि
हमारे रिसेंटली डॉक्टर रेड्डीज बोल के एक फार्मा कंपनी, उन्होंने 10 करोड़ वायल का रशिया से कॉन्ट्रैक्ट भी लिया था फेज 3 ट्रायल के लिए। तो वो मैन्युफैक्चर करेंगे हमारे देश में। और हमारे देश के 2 से 3 बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी इस रेस में है कोविड वैक्सीन के। तो होपफुली अगर 2-3 कंपनी मिलके अगर साथ में प्रोडक्शन चालू कर दे और क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स हमारे अच्छे पॉजिटिव आए, तो होपफुली मेरा अंदाजा है कि हम पूरे देश को 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीनेट हम कर पाएंगे पूरे देश को। जी हाँ बोलिए, हाँ बताएं। सेम सवाल आपके पास आता हूँ सर लेके, क्योंकि रेमडेसिविर आज के तारीख में लेना मतलब अमरूद ढूंढने के बराबर हो गया है सर। बाजार में जाके ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो। पिछली घटना डेटॉल कोई मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं था, जो सप्लाई चेन में आता था। डेटॉल हैंड वॉश देखा होगा आपने किस तरह से था। आज अगर समझ लो वैक्सीन आ भी जाती है, क्या चेन अवेलेबल है हमारे पास? क्या सरकारों की इतनी इच्छा शक्ति है कि सारे लोगों को दें, या उसमें भी इस तरह का कुछ पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं याद दिला दिया डॉक्टर साहब ने जो है हमको कि अमेरिका को भी सप्लाई किया गया। आपको शायद पता होगा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया था। हमारे जो 56 इंच की छाती वाले महान जो है प्रधानमंत्री हैं, जिनका पूरे वर्ल्ड में डंका बजता है, उनको धमका के हाइड्रोक्लोरोक्विन जबरन मंगाया था। आपको शायद याद होगा, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जबरन जो है अमेरिका का राष्ट्रपति जो है मंगाया था। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा वो हाइड्रोक्लोरोक्विन भी आज दिया जा रहा है। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बेचारों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दिया जा रहा है। जो रेगुलर काम करने वाले लोग हैं उनको हाइड्रोक्लोरोक्विन दिया जा रहा है, सरकारी मतलब साफ सफाई से संबंधित जो भी हैं। तो दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक महाराष्ट्र सरकार की बात है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार के हिस्से का जो जीएसटी का पैसा है वो केंद्र सरकार ने रोक के रखा है, लगभग 35,000 करोड़ रुपए। अगर ये पैसा, अच्छा इसके पहले जब सरकार बनी थी, एक रात की सरकार बनी थी, शायद आपको ध्यान होगा, तो एक रात की सरकार बनी थी, तो उस समय जो है महाराष्ट्र केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के पास 35,000 करोड़ रुपए भेजे थे। वो पैसा एक रात की सरकार इसीलिए बढ़ाई गई कि वो पैसा महाराष्ट्र राज्य से केंद्र सरकार को वापिस भेज दिया जाए। और ये मुद्दा भी खूब उछला था, शायद आपको भी ध्यान होगा, या आपके दर्शकों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो है महाराष्ट्र के हिस्से का पैसा यहाँ पे एक रात की सरकार इसलिए बढ़ाई गई जिससे कि वो पैसा 35,000 करोड़ रुपए केंद्र को भेजा जा सके। ये खुलासा हुआ था। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर सरकार के पास उसके हिस्से का पैसा नहीं आएगा, आप मैं जरा मेरी बात, लेट मी कंप्लीट सर, सुनिए। अगर महाराष्ट्र सरकार के पैसे का हिस्सा जो उसके जीएसटी का हिस्सा है वो सरकार को नहीं मिलेगा, तो सरकार कैसे इस पेंडेमिक से लड़ेगी, कैसे जो है अपने लोगों की व्यवस्था करेगी? और ये जो आप दवा का नाम लिए रेमडेसिविर जो भी है, वो दवा विदेश से आती है, ठीक है। उसके लिए जो है मुझे जहां तक पता है कि एक कंपनी को जो है ऑथराइज किया गया है, जो कंपनी मंगाती है और यहाँ पे सप्लाई कर रही है। और ये कंपनी कंट्रोल होती है जो हेल्थ मंत्रालय, जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार है, वो वहां से वो कंपनी जो है उसके माध्यम से सप्लाई हो रही है। हमारे महाराष्ट्र में क्या किया गया, बाकी के तो राज्यों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे मुंबई शहर के पालक मंत्री हैं असलम शेख, और जो है यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था कि जिसको भी अगर ये दवा चाहिए वो अपना राशन कार्ड लेके जाके जो सेंटर हैं दवा के, वहां पे अपना नाम लिखाए
और जैसे जल्दी से जल्दी जो है ये सरकार अवेलेबल कराएगी, तो कैसा है कि अब सरकार के पास जिस तरह से वो दवा आएगी उसी तरह सरकार उस दवा को देगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सप्लाई है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पास आएगी, भले ही बीच में कंपनी है, मतलब मीडिएटर कोई कंपनी है, लेकिन आएगी वहां से हेल्थ मंत्रालय के माध्यम से और कंपनी के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट उस दवा को जो है जो पेशेंट पेरेंट्स हैं उनको देगी। तो इसमें जब हमारे पास चीजें आएंगी या जब महाराष्ट्र सरकार के पास दवा आएगी तो महाराष्ट्र सरकार अपने घर में तो रखेगी नहीं या यहाँ के लोग अपने घर में रखेंगे नहीं। तो जब उस चीज की कमी कर दी जा रही है, मार्केट में ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो जा रहा है, जैसे अभी आपने देखा कि कांदा और प्याज, कांदा और बटाटा को जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया। अब वो आवश्यक वस्तु अधिनियम नहीं है तो उसका जो है ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो गया और इसके बाद उसको जो है मतलब उसका स्टोरेज स्टार्ट हो गया, क्योंकि पूंजीपति है अब उनको स्टोरेज करना है, स्टोरेज कर रहे हैं तो फिर मार्केट से वो सामान गायब है। तो ये चीजें जब हो रही हैं या जानबूझ के अगर स्टॉक को मार्केट से हटा दिया जाता है या कम सप्लाई की जाती है तो ये प्रॉब्लम तो आएगी, इसमें इसको रोका नहीं जा सकता। तो उसके लिए इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारों को सही से जो है मेडिसिन मुहैया कराए तो राज्य सरकारें तो अपनी जनता के लिए जो है काम कर ही रही है, तो वो तो अवेलेबल कराएंगी। जब वहां से नहीं आएगा और जो है मेडिसिन नहीं आएगी, उसको मार्केट में जो है शॉर्टेज जानबूझ के क्रिएट कर दिया जाएगा, तब तो ये स्थिति पैदा होगी ना। जी हम काम नहीं इसलिए कर पा रहे या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तकलीफ ये है कि जी बताएं, जैसे भटक रहे हैं। मेरा कहना यही था कि आज जब डेटॉल की शॉर्टेज हो सकती है, जब एक छोटे से छोटे दवाई की शॉर्टेज हो सकती है, हैंड वॉश की शॉर्टेज हो सकती है, जब कोरोना वायरस का वैक्सीन आएगा, क्या भारत सरकार के पास वो चेन तैयार है जो इस तरह की शॉर्टेज नहीं? वो तो मुस्ताक साहब हमने पहले ही आपको बता दिया था कि हमको या मीडिया के माध्यम से ये खबर आप तक पहुंची होगी कि उसकी जिम्मेदारी जो है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस लेने वाली है कि जनता तक पहुंचाने का काम रिलायंस करेगी। अब वो तो अभी ये मैं दावे से नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी खबर मीडिया में चल पड़ी कि रिलायंस उसकी सप्लाई करेगी, तो रिलायंस के पास इस तरह का जो है सप्लाई चेन होगा। मैं तो ये कहता हूं कि रिलायंस के माध्यम से ये सप्लाई नहीं होनी चाहिए। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है बहुत ही स्ट्रांग है, पहले था, अब इस समय की बात तो नहीं मैं कह सकता। जो उसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग है, तो उसके माध्यम से या सरकार के माध्यम से अगर चीजें आए तो ज्यादा अच्छा है, मेरा ये मानना है। और आनी भी चाहिए। किसी प्राइवेट कंपनी को सप्लाई चेन दे देना ये खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि ये आम जनता का मामला है, आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये सवाल है। जी इमरान, तो मैं ये चाहूंगा। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहा था कि आपका जो सवाल है कि हैंड वॉश और डेटॉल की भी किल्लत महसूस हुई, तो पहले एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होती थी। फॉर एग्जाम्पल 130 करोड़ पॉपुलेशन में 1 करोड़ पब्लिक यूज करती थी, बट अचानक कोरोना वायरस की वजह से 50 करोड़ लोग यूज करना चालू कर दिए, तो शॉर्टेज तो ऑब्वियस होने ही वाली है। बट ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 130 करोड़ लोगों की मद्देनजर रखते हुए ही बनेगी, ताकि कोई शॉर्टेज ना हो और सब तरफ इसका बेनिफिट हो। और मल्टीपल कंपनीज ट्राई कर रही है, तो होपफुली ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और आउटपुट निकले उसके लिए। जी राजेश सिंह जी, लास्ट कमेंट आपका। एक आपके कमेंट के साथ मैं कार्यक्रम समापन करूंगा सर। पूछे जी, आप बताइए क्या लगता है जनता को कोरोना वैक्सीन प्रॉपर चेन से मुफ्त में मिल पाएगी? अगर ये जो है खून में व्यापार वाली सरकार रही तो मुझे तो इस
जो है खून में व्यापार वाली सरकार से मुफ्त में जो है मिल पाना, जनता को वैक्सीन या मेडिसिन मुफ्त में मिल पाना है, मुझे जरा दूर की कौड़ी लग रही है। हो सकता है कि अवेलेबल हो जाए, या अभी आपने देखा होगा कि बिहार के जनता को इन्होंने जो है इस तरह से इनको चुनावी जुमले दिए जा रहे हैं कि अगर हम जीत के आ गए तो हम आपको मुफ्त में वैक्सीन देंगे। तो बाकी तो जगह चुनाव है नहीं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि जो जहां जीत के आ रहे वहां पे मुफ्त में वैक्सीन देने की बात चल रही है और बाकी लोगों को मुफ्त में मिलेगी, कैसे हम विश्वास और भरोसा कर ले। जी। तो हमको तो मुफ्त में अवेलेबल होगी, सबको अवेलेबल होगी, ये थोड़ी सी दूर की कौड़ी नजर आ रही है मुश्ताक साहब। नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी इस पे आंदोलन करने की तैयारी रखती है क्या सर? इस पे आंदोलन जरूर करेगी कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल आंदोलन करेगी। हम कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन अवेलेबल हो, उनको मतलब लसीकरण, क्योंकि कांग्रेस ने जब भी लसीकरण का काम किया है, टीकाकरण का काम किया है, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे वो पोलियो का टीकाकरण हो, लसीकरण हो, चाहे वो हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण लसीकरण हो, तो जो मास पब्लिक के लिए टीकाकरण होता है वो फ्री में ही हुआ है जी। अब कुछ जो है जो बच्चों को टीका वगैरह देते हैं, अभी नए सिरे से जो मतलब डॉक्टरों ने अपना अलग अलग टीका स्टार्ट किया हुआ है, वो टीका की बात अलग है। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो आती है, क्योंकि ये पेंडेमिक भी सरकार ने लाई है, मोदी सरकार की मेहरबानी है जो ये जनता भुगत रही है देश की। अगर मोदी सरकार पहले ही चाहिए होती, जब 10 फरवरी को जो है हमारे नेता राहुल गांधी ने जब कहा था कि भाई इस पे सचेष्ट हो जाओ और जो है इस पे प्रिवेंटिव एक्शन करो, क्योंकि उस समय जापान प्रिवेंटिव एक्शन कर रहा था, दूसरी कंट्रीज प्रिवेंटिव एक्शन कर रहे थे, रोक लगाओ, लोग सीधे सीधे जो है एयरपोर्ट से निकल के और जगह जगह न फैल जाए, उनको क्वारंटाइन करो, उनके लिए व्यवस्था करो जिससे कि आम आदमी से वो घुल मिल ना पाए। उस समय ये जो है नमस्ते ट्रम्प का इनका जो है प्रोग्राम चल रहा था धड़ल्ले से गुजरात में, आपने देखा होगा। सबसे ज्यादा जो है अमेरिका से जो अमेरिकी आए थे वो मुंबई में उतरे, मुंबई के तमाम होटलों में फैल गए, तो सबसे ज्यादा जो है उसका असर भी मुंबई में दिखा और महाराष्ट्र में दिखा। आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी या ये सरकार ज्यादा जिम्मेदार है इस पेंडेमिक के लिए, और मैं या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि अगर सरकार जिम्मेदार है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि मेडिसिन और वैक्सीन जो है मुफ्त में जनता को दे जी। उसके बाद और ये कांग्रेस पार्टी की मांग भी है, सिर्फ चुनावी राज्यों में नहीं बल्कि सभी राज्यों के सभी राज्यों के सभी नागरिकों को जो है मुफ्त में ये वैक्सीन मिलनी चाहिए जी। ऐसा नहीं कि जहां चुनाव हो रहा है वहीं पे मुफ्त मिले और बाकी की जनता को मुफ्त में न मिले, उनसे पैसे लिए जाए, ये तो फिर पार्शलिटी हो जाएगी, देश की जनता के साथ अन्याय हो जाएगा जी। राजेश सिंह जी, तो अन्याय नहीं होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, आप बिहार में फ्री में वैक्सीन दोगे और मध्य प्रदेश में पैसा लोगे, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? मध्य प्रदेश में भी उन्होंने घोषणा की है सर मुफ्त की। नहीं, तो मतलब जहां जहां चुनाव है वहां वहां मुफ्त में दे, और बाकी की जनता जो चुन के उनको केंद्र सरकार में बैठा दिया है वो क्या बेवकूफ थी, पागल थी? जी 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 सर जी। इसी आपके लास्ट कमेंट के साथ मैं कार्यक्रम समाप्त करता हूं सर। और जिस भी जो जनता हमें देख रही है तो इस चीज को समझ ले कि कोरोना की वैक्सीन जल्दी आने की उम्मीद जिस तरह से डॉक्टर तड़वी बता रहे हैं है, और इस पे जनता को अब ये सोचना पड़ेगा कि आपके साथ जो वादे हो रहे हैं वो वादे वाकई में सच है या नहीं है। और अगर कोई वादा कोई सरकारें करती है चुनाव में आने से पहले, तो जनता को हक है वो सवाल पूछे, जब जीत जाए उनसे सवाल करें कि वादे पूरे क्यों नहीं हुए। ये सवाल करना जनता का अधिकार है। जो जनता यह सवाल नहीं करती है वो अपने प्रतिनिधियों को छूट देती है झूठ बोलने की और झूठे वादे करने की। इसी के साथ मैं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूं सर।
डॉक्टर इमरान तड़वी जी, आप हमारे साथ आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। राजेश सिंह जी, आपने भी अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की, खुले मन से की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए और हमारा देश कोरोना फ्री हो जाए और गवर्नमेंट जो है फ्री में या सब्सिडाइज रेट में या फिर कम से कम खर्चे में अवेलेबल कराए। उम्मीद है ऑलमाइटी से। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू इमरान जी।